हाँ जी, नमस्कार। खमा घणी प्यारे साथियों, ज्ञानदीप एजुकेशन पर मैं आपका साथी अध्यापक को कवि विजय गोयल आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे थे अध्यापक तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए, यानी कि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षिक परिदर्शी, जिसकी सभी कक्षाएं अपन ने पूर्ण कर ली है। मेरे साथियों, अब आज मैं आपके सामने एक 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हूँ। यह वही प्रश्न है जो घूम फिर के, ठीक है ना, किसी न किसी परीक्षा में पुटअप होते रहते हैं। आपको इसके आसपास के जो फैक्ट्स है वो भी मैं साथ में बताऊंगा, और आपको भी उसके अलावा कोई आसपास का फैक्ट रह जाए तो मेरी कक्षा है उसको दोबारा देख के आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, इसके साथ में इस कक्षा में आप अपना स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं ईमानदारी से। आप अपनी नोटबुक पास में रखिए, 1 से लेकर 25 तक आप क्रम संख्या डालिए, और मैं जैसे यहां प्रश्न बोलूं आप क्या कीजिए, अपना जो आपके माइंड में फर्स्ट क्लिक होता है वो उसके सामने लिख लीजिए। फिर मैं जैसे सही बताऊं तो आप सही वाला लिख लीजिए। फिर आप है दोनों को देख के पता कीजिए कि मेरे 25 में से कितने सही हो रहे हैं, और अंत में आप है कमेंट बॉक्स में मेरे सभी साथी जरूर टाइप करेंगे, ठीक है ना। भले कम हो, यदि आपके भी 25 में से जैसे किसी के 15 सही हुए तो भी आपको है ना ऐसा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 15 सही हुए तो आप अगली कक्षाओं में से रिकवर कर सकते हैं, कक्षा वापस देख के, ठीक है। और किसी के 23, 24, 25 हुए हैं सही तो फिर वो बधाई के पात्र है भाई, ठीक है ना। उनका मुख्य परीक्षा आराम से निकल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे साथियों, बढ़ते हैं आज की कक्षा की तरफ। अपनी पेन रूपी और नोटबुक रूपी हथियार को तैयार कर लीजिए और मेरे साथ कूद पड़िए इस रण क्षेत्र में। तो चलिए मेरे साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। मेरे साथियों, पहले तो आपको मैंने कहा कि कम से कम 1 या 2 फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है जी? स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। क्या है जी? तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। मेरे साथ ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया। इसके 3 फेज आए थे आपके, प्रथम द्वितीय और तृतीय, 3 फेज आए। पहला फेज कब शुरू किया गया? तो मेरे साथियों, पहला फेज आपके शुरू किया गया था, आंसर नंबर 2 इसमें राइट होगा, 13 अप्रैल 2020 को पहला फेज इसका शुरू किया गया था, स्माइल कार्यक्रम का। दूसरा फेज कब शुरू किया गया? दूसरा उसके बाद में आपके किया गया 2 नवंबर 2020 को, दूसरा फेज। तीसरा योग दिवस के दिन 21 जून, यहां नहीं है, 21 जून के दिन तीसरा आपके चरण इसका शुरू किया गया। तो पहला चरण, दूसरा चरण 13 अप्रैल, 2 नवंबर और 21 जून 2021। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी। मेरे साथियों, आपको बताना है, ठीक है। रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने, रेडियो का विशेष ध्यान रखना है, रेडियो द्वारा। तो मेरे साथियों, इसका आंसर आपके सही हो जाएगा, ठीक है। जनवाणी नहीं है जी, ठीक है। दर्शन तो आपके ये तो टीवी कार्यक्रम हो गए, सीधी सी बात है, देखना तो हम टीवी में देखेंगे। अब बाकी बचे 2, जनवाणी और शिक्षावाणी। तो शिक्षा से संबंधित इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, शिक्षावाणी कार्यक्रम है वो कोविड महामारी के दौरान शुरू किया गया। और आपको मेरे साथियों कमेंट करके ये बताना है कि शिक्षावाणी कार्यक्रम कितने मिनट से या घंटे प्रसारित होता था, कितने मिनट प्रसारित होता था, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है जी? वही कार्यक्रम जो अपने अभी बात की है, 13 अप्रैल 2020 को शुरू होता है जी, वही कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम जी, ठीक है। मेरे साथियों, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 3 आप है ना अपना माइंड में जो पहला क्लिक हो उसको नोटबुक में लिखते रहिए साथ में। क्यों जी, सभी लिख रहे हो ना? हाँ साथियों, तो आप लिखते रहिए, ठीक है ना, साथ साथ में लिखते रहिए, ताकि आपका भी स्व मूल्यांकन हो, पता तो चले ना कि हम यार कहाँ कितना हम इसको है ना कवर कर पाए हैं।
ठीक है मेरे साथियों, जो भी देख रहे हैं ना आप सभी लिखिएगा इसको। हाँ जी सर लिख रहे हैं, हाँ हाँ लिखिएगा आप सभी, ठीक है ना। हाँ अगला चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है मेरे साथियों, आपको राइज का पूर्ण रूप बताना है जी, ठीक है। आपको कंफ्यूज करेगा ओप फोर, इसमें कंफ्यूज करेगा, तो सीधी सी बात अपन ने पढ़ा था, राइज का फुल फॉर्म है RISC, RISE, तो इसका फुल फॉर्म था आपके राजस्थान, ठीक है, इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स, ठीक है ना, राजस्थान इंटरफेस फॉर, इसके बीच में आएगा स्कूल एडुकेटर्स। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, अपन को समय के अनुसार मतलब शॉर्ट समय में पूरे पर्सन करने हैं 25 तक, ठीक है। अब मेरे साथ तो इसका कौन सा हो जाएगा, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा जी, चौथे का। प्रश्न संख्या 5, ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी क्या है जी, बताइए मेरे साथियों, ज्ञानवाणी क्या है। सीधी बात है, वाणी शब्द आ गया, ठीक है, FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है जी, ज्ञानवाणी क्या है जी, 2 नंबर आंसर इसका राइट होगा। प्रश्न संख्या 6, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा मेरे साथियों, आपको बताना है। एक पोर्टल के अपन ने बात की जिसके अंदर भामाशाह वगैरह टीचर्स है वो राशि भी डाल सकते हैं, तो ये पोर्टल होगा ज्ञान संकल्प पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल। इसके अंतर्गत आपके स्कूल को गोद भी लिया जा सकता है, गोद है, कोई भामाशाह स्कूल को गोद ले सकता है, तो गोद लेने वाला किसमें है, ज्ञान संकल्प पोर्टल में है। देखिए प्रश्न संख्या 7, SIQE का पूरा नाम क्या है, SIQE का पूरा नाम क्या है मेरे साथियों, बताना है SIQE का पूरा नाम। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर आपके, आंसर नंबर 2 राइट हो जाएगा, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये इसका राइट होगा। किसका है, SIQ और E का पूरा नाम, ठीक है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर है। देखो हम पूरे नाम वाली जो फुल फॉर्म में प्रश्न बहुत सारे लेके आए, क्यों, क्योंकि कम से कम आपको 2 प्रश्न है फुल फॉर्म से संबंधित आने हैं और परीक्षा में पूछे जाते। देखिए दीक्षा का पूरा नाम क्या है, दीक्षा का बताइए मेरे साथियों, डैशबोर्ड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, या फिर आपके डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, मेरे साथ बताइए। डैशबोर्ड शब्द इसमें तो अपने पढ़ा ही नहीं भाई, डैशबोर्ड तो अपने पढ़ा ही नहीं, अपने शब्द पढ़ा डिजिटल, तो ये तो वैसे ही कट गया, काटना सीखिए पर्सन किस प्रकार करता है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें बात करते हैं अपन क्या पढ़ा था, आई का मतलब पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था, ना कि इंफॉर्मेशन, तो इसका राइट आंसर होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, 3 नंबर इसका राइट होगा दीक्षा का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, फॉर नॉलेज। देखो इसमें ऐसे डी का डिजिटल, आई का इंफ्रास्ट्रक्चर, के का हो जाएगा नॉलेज, और SHA का मतलब हो जाएगा शेयरिंग। प्रत्येक अक्षर का नहीं है, देखो यहाँ पे देखो एक का निकल रहा है और यहाँ तीनों को मिला के शेयरिंग शब्द निकल रहा है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर 9वां प्रश्न ये रहा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित शैक्षणिक FM रेडियो कार्यक्रम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी राइट हो जाएगा, ज्ञानवाणी। आगे बढ़ेगा 10वां सवाल, संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा, संस्कृति नहीं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 18/8/2020 को एक ऐप प्रारंभ किया गया, उसका नाम क्या है। देखो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, देखो आपके लिए वहां था ज्ञान शिक्षा वाणी, वो ऐप था, इसके ऊपर वाला देखिए, ये देखिए मेरे साथियों, एक तो था शिक्षा वाणी, ठीक है, 2 प्रकार के आपके जो FM रेडियो कार्यक्रम शुरू किया, एक शिक्षा वाणी था और यह ज्ञानवाणी इग्नू के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कौन सा, संस्कृत किसकी भाषा, भी देवताओं की भाषा, तो आपको ध्यान में रखना है देववाणी जी, क्या इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से, अमृतवाणी भी आ रहा है, लेकिन इसका आंसर मैं ही बताता हूँ, देववाणी राइट है। 10वां हो गया, सरस्वती ऐप नहीं है, सुभाष ऐप नहीं है जी। आगे देखिए 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो बढ़िया साथियों, आगे 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा। तो मेरे साथियों देखिए राइज किसको सशक्त करेगा, प्रधानाध्यापक को विद्यालय समस्याओं के समाधान, तो बिल्कुल है शिक्षा अधिकारी राइज दीक्षा, ठीक है ना। देखो राइज तो आपके केंद्र लेवल पे आया था, इसकी शुरुआत हुई थी, फिर दीक्षा राजस्थान में राइज दीक्षा की शुरुआत हुई। शिक्षा अधिकारी विद्यालय प्रगति की निगरानी रखने हेतु और अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के हेतु, ठीक है मेरे साथियों। तो इसका सही हो जाएगा पाठ्य पुस्तक के अधिगम
हेतु। 1 मिनट मेरे साथियों, इसका हो जाएगा राइज, RISE, अपने पढ़ा था अभी क्या, RIS, ठीक है ना, एडुकेटर्स। किसके लिए, देखो अपन पढ़ा था किसके लिए है, राजस्थान इंटरफेस फॉर आपके किसके लिए, एडुकेटर्स के लिए, ठीक है ना, एडुकेटर्स के लिए है। एडुकेटर्स कौन आ जाएगा इसमें, अध्यापकों को उनकी व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु इसका राइट आंसर मेरे साथियों होगा, ठीक है ना। क्या था, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स, ठीक है ना। तो इनका हो जाएगा आपके 4 नंबर नहीं होगा मेरे साथियों, 3 नंबर राइट आंसर होगा जी, 3 नंबर देखिएगा। विशेष तरह अध्यापकों के लिए ऐप आया है। आगे देखिए 12वां नंबर, विद्यालय प्रबंधन समिति की कितने प्रतिशत सदस्य महिला होने अनिवार्य, सीधा सा अपन ने पढ़ा था। टोटल सदस्य कितने होते हैं मेरे साथियों, टोटल सदस्य कितने होते हैं, देखो विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में आपके 2 सभाएं बनती है। एक बनती है साधारण सभा, कैसी है, इसके 2 अंग है, साधारण सभा, और दूसरी होती है जी कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी, दूसरी कौन सी होती है जी, कार्यकारिणी समिति। इसके सदस्य कौन होते हैं भाई, इसके सदस्य सभी होंगे, सभी का मतलब है पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, और साथ में आपके टीचर्स, अध्यापक जितने भी हैं, जितने भी आपके शिक्षक हैं, और साथ में वहां स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो इसके आपके सदस्य होंगे। और कार्यकारिणी सदस्य में कितने सदस्य होते हैं भाई, 16 सदस्य होते हैं, और 16 में से आपके कितने जी होने चाहिए, 8 है, वो क्या होने चाहिए, 8, 50% क्या होनी चाहिए भाई, 50% महिलाएं, 8 का मतलब है 50% क्या होनी चाहिए जी, 50% इसमें महिलाएं होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए 50%, मेरे साथ ध्यान रखना है। अब इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष इसका अध्यक्ष कौन होता है जी, अभिभावक होता है, अभिभावक अध्यक्ष होता है इसमें SMC में। लेकिन SDMC में अध्यक्ष कौन होता है, शाला प्रधान होता है, और इसका सदस्य सचिव कौन होगा भाई, शाला प्रधान इसका होगा SMC का, और उधर शाला प्रधान होता है, SDMC में अध्यक्ष होता है। अब इसकी बैठक कब रखी जाती है जी, बैठक देखो, इसकी कोरम पूर्ति कितनी होनी चाहिए मेरे साथी, इसकी कोरम पूर्ति होनी चाहिए 25% कोरम पूर्ति, और इसकी बैठक साल में कम से कम 3 बैठकें, कितनी बैठक जी, साल में 3 बैठक रखनी चाहिए, 3 बैठक, कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। और इसकी बैठक प्रत्येक माह की अमावस्या के दिन, बैठक कब होगी इसकी जी, बैठक अमावस्या के दिन यदि छुट्टी आती है, अवकाश रहता है, तो उसके अगले दिन होगी, और इसकी कोरम पूर्ति 33%, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3 कोरम पूर्ति होनी चाहिए। तो मोटा मोटा SMC के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर राइट होगा जी, 50% महिलाएं होनी चाहिए। आगे देखिए, और SMC कक्षा 1 से ले 8 तक के लिए होती है, और SDMC 9 से 12 के लिए, यह भी ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है जी, बताइए कौन सत्य नहीं है, पढ़िएगा एक एक पढ़िए। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, बिल्कुल SMC के सदस्य वो बताएंगे बालकों को उनके अधिकारों के बारे में। ये तो भाई इसके संबंध में सत्य है, इसने पूछा सत्य नहीं है जी, ये ध्यान रखना आपको, ये तो सत्य है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, बिल्कुल ये भी SMC का काम है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना प्रबंधन करना, ये भी सत्य है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये आपके SMC नहीं करेगी, ये SMC नहीं करेगी, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना SMC कभी तैयार नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर हो गया। 14, स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा जी, बताइए। स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, बिल्कुल अभी अपने पढ़ा है, कौन होगा, अभिभावक होगा अध्यक्ष, ठीक है। और प्रधान किसका, SMC का अध्यक्ष अभिभावक, और प्रधानाध्यापक किसका अध्यक्ष होगा जी, या इसको अपने ऐसे कह सकते हैं शाला प्रधान या संस्था प्रधान, संस्था जो प्रिंसिपल होता है, संस्था प्रधान, ये किसका अध्यक्ष होगा, ये अध्यक्ष होगा SDMC का SDMC का। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर 15 सवाल ले रहा। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा, कौन सी कक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में सीधी सी बात है पढ़ते हुए आ रहे, प्रारंभिक शिक्षा में 1 से लेके 8 तक की कक्षाएं शामिल है जी, ठीक है। और पूर्व प्रारंभिक, देखो प्रारंभिक भैया आ गया, और स्पेशल आपसे पूर्व प्रारंभिक पूछ ले तो जो आंगनबाड़ी और बाल वाटिका की कक्षाएं होती है, यानी 1 से पहले की कक्षाएं,
हो आती है पूर्व प्रारंभिक में। देखिए प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे रह रहा है, आप टिक करते जाइए अपना माइंड में। जो पहला ऑप्शन की लिखो, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता जी? बिल्कुल है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, 10 वर्षीय जनगणना में शिक्षक को लगाया जा सकता है, चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है, मेरी खुद की ड्यूटी लगी थी। ठीक है ना, आपदा राहत कार्य क्रम में लगाया जा सकता है। लेकिन पहले शिक्षक को आपके प्लस पोलियो अभियान में लगाया जाता था, लेकिन अब शिक्षक को नहीं लगाया जा सकता। 27 के अनुसार, 27 में शिक्षक की ड्यूटी का वर्णन है, 27 में ड्यूटी है। तो फिर 17 में क्या है जी? 17 में खतरा है, 17 में खतरा है, हैं? 18 में क्या है भाई? 18 में मान्यता, मान्यता 18 में मान्यता, यानी कोई विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए नहीं चला सकता, उसको है ना सरकार से मान्यता लेनी पड़ेगी। 19 में मानक, 19 में मानक, विद्यालय के मानक 19 में। 16 में मत कर दो रोड़ा, 16 में मत कर दो रोड़ा। किसका रोड़ा? फेल होने का, यानी आप बालक को ठीक है ना फेल नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते। 16 में जो फेल वाला है, तो ये 16, 17, 18, 19 आपको मैंने ये बता दी। ठीक है ना, अब मुझे बताइए आप कि जो अनुच्छेद नंबर 14 है, 14 अनुच्छेद नंबर 14 में क्या वर्णित है? क्या वर्णित है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा मेरे साथियों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। देखो दो स्तर पर अपने बताया था, अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर की। देखो है छात्र शिक्षक अनुपात, ये आ गया, इधर आगे छात्र, इधर आगे छात्र और इधर आगे अनुपात शिक्षक, शिक्षक। दो स्तर पर बात करते हैं। पहला अपन करते हैं प्राथमिक स्तर, प्राथमिक कौन सा स्तर जी? प्राथमिक स्तर। दूसरा करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। मेरे साथियों आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात होगा 30:1। कितना होगा जी? यहां लिख देता हूं 30:1, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। और उच्च प्राथमिक स्तर पर कितना होगा? 35:1 जी। ठीक है मेरे साथियों, 35:1। और यहां फिर देखो, यहां फिर यदि छात्रों की संख्या 150 हो जाती है, 150, तो वहां पर आपके एक स्थायी रूप से कौन होना चाहिए? प्रधानाध्यापक भी होना चाहिए। प्रधान, देखो 150 के हिसाब से 30, 5 तो हो जाएंगे आपके शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक। ठीक है मेरे साथियों, ये बड़ी बड़ी अपनी मोटी बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और साथ में आप ये भी लिख लो, इसमें शैक्षणिक घंटे लिखना चाहो तो लिख लो। उसी प्रकार है जैसे प्राथमिक के लिए शैक्षणिक घंटे में अगली जो पीपीटी पर्सन आ गया तो नहीं तो अलग से मैं बता दूंगा। तो इसका आंसर राइट होगा जी, कौन सा होगा जी? इसका आंसर राइट होगा 30:1 प्राथमिक स्तर पर और 35 वाला होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगला 18 सवाल, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में भाई कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? 130 हो गया मेरे साथियों। देखिए मैंने बात की थी कि 30 पर 1 है, 30:1 है। तो देखिए 120 पे 4 आ गए और 120 से जैसे ही 1-2 ऊपर बालक गए तो फिर उस पर वहां पे 5 वाला नियम लागू हो जाता है जी। तो 130 पे कितने हो जाएंगे मेरे साथियों? 5 अध्यापक होंगे जी। अब एक बार देख लेते हैं आपको शैक्षणिक घंटे, ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक मोटा मोटा मैं आपको आसपास के सब फैक्ट, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आपने मेरी पूरी कक्षा देख ली, प्रश्न देख ली, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। ये पिछली कई परीक्षाओं में घूम फिर के आ जाते हैं। देखिए अब इसमें बात मैं करता हूं, एक तो दिवस, शैक्षणिक दिवस, और फिर बात आती है शैक्षणिक घंटे, शैक्षणिक घंटे। तो मेरे साथियों प्राथमिक स्तर पर आपके शैक्षणिक दिवस होते हैं 200 और शैक्षणिक घंटे होते हैं 800। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक दिवस होंगे 220 और टोटल घंटे होंगे 1000। ठीक है, एक तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, एक अध्यापक का जो प्रति सप्ताह घंटे कितने होते हैं? अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह घंटे होते हैं, प्रति सप्ताह बात कर रहे हैं अध्यापक की प्रति सप्ताह घंटे कितने होते हैं भाई? 45 घंटे। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा क्या इसमें पूर्व तैयारी के घंटे शामिल होते हैं? अध्यापक पहले देख के जाते भी है, मास्टर जी है ना, जैसे पहले पढ़ाने से पहले थोड़ा सा देखे कि अभी आज का टॉपिक क्या पढ़ना है, इसको इसमें क्या पढ़ाना है, तो शामिल है। हाँ जी, इसमें पूर्व तैयारी भी शामिल है, पूर्व तैयारी भी शामिल है, अध्यापक की पूर्व तैयारी। तो ये प्रश्न बार बार घूम फिर के आता है और ये भी प्रश्न बार बार घूम फिर के आते हैं। तो एक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने खांचा दिमाग में फीड कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं मेरे साथ, 19वां। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी? अभी मैंने बताया और आ भी गया। देखो 200 किस स्तर की पूछ रहा है? 1 से 5 तक की, यानी प्राथमिक स्तर की पूछ रहा है। तो हो जाएगा 200 कार्य दिवस
और 800 घंटे, 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। 1 मिनट साथियों। हाँ, आगे बढ़ेगा। 20वां सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के कितने स्तरों पर बांटा गया है मेरे साथियों? स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों पर बांटा गया है बताइए मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा। ये देखिए एनईपी 2020, एनईपी 2020 जी बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल, ठीक है ना, फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कौन सी जी? नेशनल एजुकेशन आपके पॉलिसी की बात करते हैं अपन, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि स्कूल शिक्षा उसको कितने स्तरों पे बांटा गया है। पहले आपके 10+2 वाला फॉर्मूला चल रहा है, 10+2 का पहले चल रहा है, लेकिन आपके नई शिक्षा नीति में इसको बांटा गया है 5+3+3+4, ठीक है मेरे साथियों। देखिएगा इधर, ये कक्षाएं कौन सी होगी जी? ये कक्षाएं आपकी होगी दूसरी, तीसरी, 1 मिनट, तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास, इस 3 में आ जाएगी, ठीक है। इस 3 में 6ठी, 7वीं और 8वीं, ठीक है। और इस 4 में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इसमें क्या आएगी जी? इसमें आ जाएगी मेरे साथियों, इसमें कौन सी आएगी? 3 क्लासें आंगनवाड़ी या बाल वाटिका की है, जो फाउंडेशन के नाम से, ठीक है ना। आंगनवाड़ी या बाल वाटिका की 3 तो हो गई, 1 2 3, और फिर आपके हो जाती है ये आंगनवाड़ी या बाल वाटिका की नर्सरी क्लास होती है, फिर पहली क्लास प्लस दूसरी क्लास, ठीक है। इस प्रकार ये 5 ये हो गई और आपकी 3 ये और 4 ये, टोटल क्लास आपकी हो गई, ठीक है ना। ये 12 कक्षाओं का आपके जो वर्णन है 5+3+3+4, ठीक है, 12वीं तक का इस प्रकार इसमें एनईपी 2000। तो इसका आंसर राइट क्या होगा जी? इसका आंसर राइट हो जाएगा 4 स्तर। कितने स्तरों में बांटा गया है? 4 स्तरों में, बिल्कुल 4 स्तर, इसका आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है रहा। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? बताइए मेरे साथियों। दूसरी शिक्षा नीति मैंने आपको जब मैंने पढ़ाई थी शिक्षा नीति, 3 शिक्षा नीति बताई थी मेरे साथी। देखिए अब भारत में अभी तक 3 शिक्षा नीति लागू हुई है। पहली शिक्षा नीति आती है शिक्षा नीति एनईपी फर्स्ट कब आती है जी? 1968 में आती है, फर्स्ट आती है 1968 में। एनईपी 2000, एनईपी सेकंड आती है आपके 1986 में, और फिर उसको रिप्लेस करके अब एनईसी थर्ड आई है, कब आई? 2020 में, 2020 में। तो ये कह रहा दूसरी, पहली कब पूछे? 1968 में, दूसरी कब है भाई? 1986 में, तीसरी 2020 में, या नवीनतम 2020 में। तो इसका हो जाएगा 1986, यानी तीसरा नंबर का राइट हो जाएगा जी। आगे बढ़िए, आगे देखिए। एनईपी 2020 प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के क्या नाम दिया गया है? केंद्र को नाम क्या दिया गया है भाई? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जो मूल्यांकन केंद्र होगा उसको नाम दिया गया परख। क्या नाम दिया गया जी? 3 नंबर आंसर राइट होगा, परख। आगे देखिए। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? बताइए मेरे साथियों, किसकी अध्यक्षता में? कौन थे इसके जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन, आंसर नंबर 2 राइट होगा। एनईपी 2020 की जो समिति बनी थी गठन के लिए, उसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन। गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? कितनी परीक्षा में पूछा गया है, सीधा सा सवाल है, सिंपल सवाल है। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन। आगे बढ़िएगा। 25वां आपके आज के मूल्यांकन का अंतिम सवाल है। विद्यालयों के समग्र विकास हेतु दानदाताओं को आगे लाने के लिए राजस्थान में कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? सीधी सी बात है, विद्यालय गोद ले सकते हैं, दानदाता है उसमें दान दे सकते हैं, शिक्षक भी उसमें दान दे सकते हैं। तो ये आपके ज्ञान संकल्प पोर्टल, ठीक है मेरे साथियों। चौथा उत्तर, तो 25 सवाल थे आपके सामने, 25 में से आपके कितने सही हुए? ठीक है, आप है ना बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, बिल्कुल है। जिसके 23 22 जितने भी हो ना, 10 11 12 जितने भी आपके सही हुए है, और मेरे ऐसा विश्वास है कि आपने मेरी कक्षाएं देखी तो आपके सभी के 20 से तो ऊपर ही होंगे, ठीक है। तो टाइप कीजिए। अब 2 मैं आपके लिए बोनस पर्सन लेके आया हूं, देखिएगा बोनस पर्सन 2। आप इसको 26-27 नाम दिया, ठीक है। आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता क्या है भाई? आपकी बेटी योजना बताइए मेरे साथियों। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए, अध्ययनरत तो सभी लगभग सभी में होनी चाहिए,
गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल की छात्रा हो सकती है, माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, तो इसमें उपयुक्त चारों सही है जी। ठीक है, अगला देखिए 27वां बोनस पर्सन। राजस्थान आरटीआई अधिनियम में कितनी भाग व कितनी धाराएं हैं, बताइए मेरे साथियों, कितने भाग कितनी धाराएं हैं आरटी में, कितने भाग? राजस्थान आरटी की बात कर रहा है मेरे साथी। देखो, राजस्थान आरटी का मतलब है आरटी 2011 की जो नियमावली है, ठीक है ना, 2011 की बात कर रहा है, और आरटी 2009 अलग है, आरटी 2009 अलग है। ठीक है, इसमें आपके क्या है, इसमें भाग नहीं दिए गए, अध्याय है। अध्याय कितने हैं? अध्याय 7 अध्याय इसमें है जी, 7 अध्याय। तो धाराएं कितनी है? धाराएं इसमें है जी, इसमें धाराएं हैं 39। अनुसूची कितनी इसमें? अनुसूची 1 है इसमें। अनुसूची कितनी है भाई? अनुसूची इसमें 1 है। अब आपसे बात करें इसमें सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, बड़ा कौन सा है? छोटा अध्याय, सबसे छोटा अध्याय 1 नंबर का, और सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 4 नंबर का, जो विशेष तौर से अपने लिए यानी शिक्षक और जो उसके दायित्व है उसमें दिए हुए हैं विद्यालय के, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अपन बात करें 2011 की, इसमें भाई कितने हैं? इसमें आपके हैं 10 भाग और 29 धाराएं। कितने भाग हैं? 10 भाग और 29 धाराएं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ में अपने शैक्षिक परिदृश्य का जो है पार्ट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पूरी हुई। इसके अलावा भी हम आगे आपके लिए साइकोलॉजी की कक्षाएं, शैक्षिक परिदृश्य की जो शॉर्ट कक्षाएं हैं, ठीक है, जैसे आपके होगी फुल फॉरम, एक बार पूरी फुल फॉरम के लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा भी शॉर्ट कक्षाएं, शॉर्ट जहां से 1% पुटअप होने की संभावना हो, कक्षाएं लेकर आएंगे। साइकोलॉजी की आपके शॉर्ट कक्षाएं लेकर आएंगे। ठीक है मेरे साथियों, अभी समर वेकेशन होने वाला है 17 मई से और आपके लगभग 30 जून तक। ठीक है, तो आपकी वापस कक्षाएं जो हैं, ठीक है, भले साइकोलॉजी की हुई, हाँ बीच में शॉर्ट क्लास है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, 1, 2 या 3 दिन छोड़ के, बाकी आपको 1 जुलाई से रेगुलर कक्षाएं हैं। ठीक है, आप फिर से पढ़ाई में जुड़ जाएंगे, और अंतिम वाले जो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपकी परीक्षा है। 6 महीने में आपको इतना क्या परफेक्ट कर लेंगे कि आप जो है रीट की जो मुख्य परीक्षा है उसको आसानी से पार करके जाएंगे। और जो अगला आप जो जनवरी में यदि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो अगला अगस्त आप है अपने विद्यालय में झंडा फहराते हुए बिल्कुल खुशी के साथ मनाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ में पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं समर वेकेशन के बाद में। जय हिंद, जय भारत।